नमस्कार, आप देख रहे बी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ तुलिका से। देवभूमि मंथन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। देहरादून, अगर आप उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इस सर्दी की बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं तो रवाना होने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखें। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से उत्तराखंड सरकार ने इसे लेकर कुछ नए नियम जारी किए हैं। इनमें सबसे जरूरी है उत्तराखंड आने वाले समय में हर यात्री के लिए स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना चाहिए। आइए टूरिस्टों के लिए बाकी नियम भी जान लेते हैं क्या है। हिमाचल सरकार ने 4 जिलों शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू में रात 8 से सुबह 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया है। उत्तराखंड परिवहन निगम ने गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली में बस में बैठकर हल्द्वानी और रुद्रपुर आने वाले यात्रियों को रास्ते में नहीं उतारा जा सकेगा। सभी यात्रियों को बस स्टेशन तक लाना जरूरी है। बस स्टैंड पर उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि दिल्ली से आ रहे यात्रियों को बस स्टेशन पर ही उतरना होगा। यहाँ पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम उसकी रैंडम टेस्टिंग के लिए भी मौजूद रहेगी। परिवहन निगम ने यह आदेश इसलिए दिया है ताकि अगर कोई संक्रमित यात्री होता है तो उसे तलाशने में परेशानी न हो। अधिकारियों ने बताया कि बस से आने वाले यात्री अपनी सुविधा के अनुसार रास्ते में उतर जाया करते थे। ऐसा अब नहीं हो सकेगा। यात्रियों की रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट और बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। किसी भी तरह के लक्षण पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति का एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। पर्यटकों को कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें क्वारंटाइन से भी छूट रहेगी। होटल, होम स्टे और रेस्टोरेंट आदि में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया से होकर उन्हें गुजरना पड़ेगा। संक्रमित पाए जाने पर नियमानुसार कदम उठाए जाएंगे। हम 4 फ्रेंड्स हैं और हम वहाँ नीचे जोशीमठ में रुके हुए हैं। पहले हम चोपता गए थे, फिर हमने तुंगनाथ ट्रैक भी करा, फिर हम मंदिर भी गए थे, टेम्पल। बस आज हम मौली आए हैं। अभी हम 27 को चले जाएंगे यहाँ से। आज हम मौली विजिट करने आए हैं। हम इससे पहले चोपता गए थे और इसके बाद अभी हम जोशीमठ में रुके हैं और आज हम औली आए हैं। हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हम यहाँ पे स्कीइंग कर रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है औली में। ये मेरा ड्रीम ट्रिप था जो कि आज पूरा हो रहा है और मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत सुंदर है औली, बहुत औसम। आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ। हम कोरोना महामारी ने इस बार सबसे अधिक चोट पर्यटन व्यवसाय पर पहुंचाई है। पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों को उम्मीद थी कि क्रिसमस और नववर्ष पर पर्यटकों की आमद होगी, लेकिन जिस हिसाब से बुकिंग हो रही है उससे बड़ा झटका लग सकता है। दिसंबर में होने वाले क्रिसमस और 31 जैसे बड़े आयोजन के बीते वर्षों तक इसके लिए अक्टूबर से होटलों की एडवांस बुकिंग शुरू हो जाती थी। दिसंबर शुरू हो गया है, इसके बाद भी बहुत कम बुकिंग हुई है। कोरोना काल से पहले नवंबर तक 60% से अधिक होटल पैक हो जाते थे, लेकिन इस साल 5% होटल भी अब तक बुक नहीं हुए हैं। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष बबलू नेगी ने बताया कि कौसानी में कुल 55 होटल हैं जिनकी होटलों की बुकिंग हो गई है। कारोबारियों को दिसंबर में बुकिंग बढ़ाने की उम्मीद है। पिछले साल तक 25 दिसंबर और 31 तक होटलों के 80% कमरे बुक रहते थे, जिनमें से नवंबर में ही 35 से ज्यादा कमरे बुक हुए हैं। पार्टी नेताओं के मंत्री पद का दर्जा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड प्रवास से ठीक पहले भाजपा के 10 नेताओं को महत्वपूर्ण दायित्वों के साथ सत्ता में हिस्सेदारी का तोहफा मिल गया है। इसके साथ ही अब राज्य में दायित्वधारियों की संख्या 100 से ज्यादा हो गई है। इनमें से कैबिनेट व राज्य मंत्री के दर्जे के साथ दायित्व पाने वाले लगभग 65 नेता हैं। सूत्रों के मुताबिक निकट भविष्य में कुछ और पार्टी नेताओं को दायित्व दिए जा सकते हैं। उत्तराखंड में अब अगले विधानसभा चुनाव को महज 1.25 साल का ही वक्त शेष है। सत्तारूढ़ भाजपा अब पूरी तरह चुनावी तैयारियों में जुटी नजर आ रही है। हाल ही में पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम व सह प्रभारी रेखा वर्मा उत्तराखंड का दौरा कर लौटे हैं। अब आगामी 4 दिसंबर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 दिन प्रवास पर उत्तराखंड आ रहे हैं। नड्डा इस दौरान हरिद्वार में संतों से भेंट तो करेंगे ही, देहरादून में 3 दिन में 14 कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे।
नड्डा के आगमन से पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 10 पार्टी नेताओं की विभिन्न आयोग, निगम और परिषदों में नियुक्ति कर दी है। मुख्यमंत्री के इस कदम को पार्टी नेताओं को सत्ता में भागीदारी देकर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए और ज्यादा सक्रिय करने से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा इनके जरिए आम जनता तक विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं और केंद्र तथा राज्य सरकार की उपलब्धियां तक पहुंचाने भी सरकार का उद्देश्य है। सूत्रों की मानी जाए तो चुनाव से पहले पार्टी के कुछ अन्य नेताओं को भी सरकार से दायित्वों की सौगात मिल सकती है। दायित्वधारी के रूप में लगभग 65 पार्टी नेता मंत्री पद का दर्जा तो पा गए, मगर मंत्रिमंडल में रिक्त चले आ रहे 3 पदों को लेकर अभी भी सत्ता के गलियारों में सुगबुगाहट महसूस नहीं की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री गत फरवरी में मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर चुके थे, लेकिन इसके बाद कोरोना संक्रमण ने उनके कदम थाम लिए। अब जबकि विधानसभा चुनाव के लिए कम ही समय बाकी है, माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना काफी क्षीण हो गई है। कालाडूंगी विधानसभा के बंदरझोड़ा ग्राम सभा में स्थित पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक का नहीं होने से किसान और दूध उत्पादकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विगत 5 महीने से पशु चिकित्सक के नहीं होने से किसानों के पशुओं को उपचार नहीं मिल रहा है, जिस कारण दर्जनों पशुओं की मौत हो चुकी है। जहां सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने व किसानों की आय को दुगुना करने की बात कही जा रही है, वहीं पशु चिकित्सक का न होना दूध उत्पादकों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। दूध उत्पादक ने कहा कि शीघ्र ही पशु चिकित्सक की तैनाती पशु चिकित्सालय में होनी चाहिए। विगत 4-5 माह से यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, किसी प्रकार की काश्तकारों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, परेशान है। एक फार्मासिस्ट के सहारे ये पूरा हॉस्पिटल चल रहा है, बेचारा क्या कहाँ जाएगा। यहाँ पे कृषि प्रधान क्षेत्र है, ये जानवरों से आजीविका है लोगों की। गरीब आदमी एक जानवर पालता है, बीमार हो जाता है, एक टाइम पे फार्मासिस्ट यहाँ पे नहीं होता है, तो उसका इलाज कौन करेगा। कल परसों मेरी भैंस बीमार हुई तो मैं यहाँ CBO साहब से भी संपर्क हुआ, मेरा डॉक्टर से भी हुआ, कालाडूंगी रामनगर डॉक्टर साहब से भी हुआ। सभी ने यही कह दिया कि दवाई ले लो, ये दो, ये दे दो, वो दे दो। ऐसे देने से क्या होगा जब तक सामने आके महाकुंभ 2021 शुरू होने में कुछ ही समय शेष रह गया है। वहीं आज रुड़की पहुंचे सूबे के मुखिया ने नॉर्थर्न बॉर्डर पर पहुंचकर कुंभ मेले के मद्देनजर निरीक्षण किया और जाना कि किस तरह से महाकुंभ के दौरान आने वाले यात्रियों की कोविड-19 की जांचें की जाएंगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने मैंगलोर बाईपास और नहर पटरी का भी जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने मैंगलोर रुड़की के बीच शिकारी वाले पीर से देहरादून और हरिद्वार जाने वाले बाईपास के हो रहे निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। उसे जल्द से जल्द कार्य निपटाने के दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें, कोविड-19 के चलते इस बार कुंभ को संपन्न करवाना राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती भी है। साथ ही हरिद्वार पहुंचाने वाले श्रद्धालु का नॉर्थर्न बॉर्डर पर स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि महाकुंभ तक दोनों बाईपास तैयार हो जाएं, इसके लिए NH के अधिकारियों से बातचीत भी की गई है और उन्हें आशा है कि महाकुंभ तक सभी मार्ग बनकर तैयार हो जाएंगे और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आपको बता दें, CM त्रिवेंद्र सिंह रावत आज हरिद्वार दौरे पर हैं। साथ ही हरिद्वार में भी कुंभ से संबंधित हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे और अधिकारियों के साथ कुंभ कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। इस दृष्टि से जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनका पूरी तरह तैयार होना बहुत ज़रूरी है और उसी के निरीक्षण के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। सही समय पर सड़कों का निर्माण का कार्य संपन्न हो जाए ताकि कुंभ निर्बाध संपन्न हो सके। तो NHI के जो हमारे अफसर हैं उनके साथ आज यहाँ पर भ्रमण पर हैं। इस दृष्टि से जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनका पूरी तरह तैयार होना बहुत ज़रूरी है और उसी के निरीक्षण के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। सही समय पर सड़कों का निर्माण का कार्य संपन्न हो जाए ताकि कुंभ निर्बाध संपन्न हो सके। तो NHI के जो हमारे अफसर हैं उनके साथ आज यहाँ पर भ्रमण पर हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर नरेंद्रनगर से भद्रकाली के बीच सरकिरमन जा रहे ट्रक के ब्रेक फेल होने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना के बाद नरेंद्रनगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस के मुताबिक ट्रक संख्या UK 14 CA 8899 जो कि घनसाली के ऋषिकेश जा रहा था, अचानक ब्रेक फेल होने के कारण ऑडी बैंड के पास पलट गया।
आपको बता दें कि परिचालक की ट्रक के नीचे दबने से मृत्यु हो गई, जबकि चालक सुरक्षित है। थाना मुनिकरेती द्वारा शव को पोस्टमार्टम हेतु सरकारी अस्पताल ऋषिकेश ले जाया गया है। उस ट्रक को ये आशंका हुई कि उसकी ब्रेक फेल हो गए है, तो इसमें डर के मारे उसमें जो क्लीनर था वो चलती गाड़ी से कूद गया और इसी बीच ट्रक पलट गया, जिसमें दबकर उसकी मृत्यु हो गई है। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की है और जांच के उपरांत अन्य विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। उस ट्रक को ये आशंका हुई कि उसकी ब्रेक फेल हो गए है, तो इसमें डर के मारे उसमें जो क्लीनर था वो चलती गाड़ी से कूद गया और इसी बीच ट्रक पलट गया, जिसमें दबकर उसकी मृत्यु हो गई है। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की है और जांच के उपरांत अन्य विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। उस ट्रक को ये आशंका उत्तराखंड में राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज से लापता T1 नाम की बाघिन का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस बीच टाइगर रिजर्व की कांसरो रेंज में मिले बाघ के स्कैट को भारतीय वन्य जीवन संस्थान WII को भेज दिया गया है। WII स्कैट के जरिए DNA का विश्लेषण और मिलान करेगी। इससे स्पष्ट पता लग जाएगा कि पार्क के जिस क्षेत्र में लापता बाघिन के होने का दावा किया जा रहा है, क्या सचमुच ये वही बाघिन है या कोई और। इस बाघिन को ढूंढने के लिए पार्क में 80 कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। इस काम में हथियारों की भी मदद ली जा रही है। दरअसल राजाजी टाइगर रिजर्व की इस रेंज में सालों से मात्र 2 ही बाघिन मौजूद हैं। हाईवे, रेलवे लाइन आदि बाधाओं के कारण यहां आज तक कोई तीसरा बाघ या बाघिन नहीं आई है। इसी वजह से एरिया में मौजूद दोनों बाघिनों भी पार्क के दूसरे हिस्से में नहीं जा पाती हैं। इन दोनों बाघिनों की मौजूदगी का सबसे पहले 2006 में WII के वैज्ञानिकों ने पता लगाया था। बाद में WII ने अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाया तो उसने इन दोनों बाघिनों के साइंटिफिक एविडेंस में इकट्ठा किए गए थे। इन दोनों बाघिनों की लगातार मॉनिटरिंग होती है। इसके लिए यहाँ कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं। इसके बीच 25 नवंबर को पार्क प्रशासन ने पार्क की कांसरो रेंज में बाघिन के पगमार्क और स्कैट पाए जाने का दावा किया, लेकिन इसकी पुख्ता पहचान नहीं हो सकी। इसलिए स्कैट को WII को भेजा गया है। WII अपने पास मौजूद साइंटिफिक एविडेंस से ही इसका मिलान करेगा, जिसके बाद ही पता लगा पाएगा कि 25 नवंबर को जो पगमार्क और पार्क प्रशासन देखे जाने का दावा कर रहा है वह T1 बाघिन थे या नहीं। रुड़की के मैंगलोर में एक बार फिर से स्लॉटर हाउस का काम शुरू होने पर भाजपा से लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा इसको रोकने का आदेश जारी होने के बाद भी किसी अधिकारी ने इस जियो को दबाने का काम किया है। ऐसे अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं उन्होंने यूपी की तरह उत्तराखंड में भी लव जिहाद पर कानून बनाए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि जिला पंचायत गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता में लक्सर से भाजपा विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि किसी भी कीमत पर हरिद्वार में स्लॉटर हाउस नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले भी हमने लड़ाई लड़ी थी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कैबिनेट में इसको रोके जाने का जियो भी जारी किया था, लेकिन वह जियो अब तक यहाँ नहीं पहुँचा है। इससे किसी अधिकारी की साजिश है। कोई अधिकारी जानबूझकर इस जियो को रोककर स्लॉटर हाउस बनाने वालों को संरक्षण दे रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यूपी में बने लव जिहाद के खिलाफ कानून की प्रशंसा करते हुए सराहनीय कदम बताया है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि उत्तराखंड में भी लव जिहाद के लिए कड़ा कानून बनना चाहिए। हर वर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। प्रदूषण के विभिन्न प्रभावों को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ऐसे में आगामी कुंभ को लेकर गुरुकुल हरिद्वार कुंभ 2021 को भव्य, शानदार, यादगार बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। विशेष यह है कि इस बार हरिद्वार कुंभ का आयोजन ग्रीन कुंभ की थीम पर होगा। इसमें गंगा की शुद्धता और पर्यावरण की रक्षा पर विशेष फोकस रहेगा। इसके तहत गुरुकुल में औषधीय पौधों की नर्सरी जहां तैयार की जा रही है, वहां उनको जैविक खाद तैयार कर उनकी गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। गुरुकुल के कुलपति रूप किशोर शास्त्री जी ने बताया कि जैविक खाद तैयार किया जाएगा और इससे जो किसान हैं उनको भी आने वाले समय में शुद्ध जैविक खाद को कैसे तैयार किया जाए इसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी और हमारे प्रोफेसर यहाँ शोध भी करेंगे। एक बहुत बड़ा संदेश गुरुकुल द्वारा दिया जाएगा। आगामी कुंभ में इन पौधों से देश दुनिया के लोग रूबरू हो पाएंगे। के 2 पार्ट है हमारा। एक नर्सरी है
जो औषधियों से संबंधित है, जिसमें पादप और छोटे छोटे वृक्ष जो घरों में भी लगने वाले हैं, गार्डन में भी लगने वाले हैं और सड़क के किनारे भी लगने वाले, ये सभी वैरायटी के हम यहाँ पर तैयार करेंगे। वो तो एक पार्ट है और एक दूसरा पार्ट है हमारा ये वर्मिंग कंपोस्ट का, और जहाँ जैविक खाद तैयार किया जा रहा है। और इसमें हमारे प्रोफेसर हैं, आइए प्रोफेसर साहब, ये प्रोफेसर हैं प्रोफेसर दिनेश, ये अपने DS मलिक साहब, इन्होंने पूरी योजना के साथ में ये सब तैयार किया है कि जो भी वेस्टेज है हमारी विश्वविद्यालय की, क्योंकि बहुत बड़ा एक विश्वविद्यालय है, कि 2 पार्ट है हमारा। एक नर्सरी है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर गुलदार को पकड़ने के लिए 8 घंटे तक वन विभाग की टीम में रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आखिर गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। गुलदार के एयरपोर्ट पर आ जाने से कई फ्लाइट को डिले करना पड़ा और पूरे दिन वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी रही। कड़ी मशक्कत के बाद एयरपोर्ट पर रनवे किनारे पाइप के अंदर घुसे गुलदार को पकड़ लिया गया है। गुलदार की उम्र 1 से 1.25 साल के बीच बताई जा रही है। इससे पहले भी एयरपोर्ट पर कई जंगली जानवर घुस चुके हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए रेस्क्यू चलाना पड़ा था। उत्तराखंड में वाहन के टकराने से शावक की मौत हो गई। वन विभाग में हड़कंप मच गया। रामनगर वन प्रभाग में उस समय हलचल मच गई जब गुलदार के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली। आपको बता दें, वन प्रभाग तराई पश्चिमी के अंतर्गत पड़ने वाले मंगलवार गांव के पास से वाहन की टक्कर से गुलदार का शावक गंभीर रूप से घायल हो गया। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के मंगलार क्षेत्र के पास ग्रामीणों को घायल अवस्था में गुलदार का शावक दिखा, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन अधिकारियों को दी। मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने शावक को रेस्क्यू कर चिकित्सालय लेकर गए, जिसके बाद उपचार के दौरान शावक की मौत हो गई। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के SDO शिशुपाल रावत ने बताया कि देर रात उन्हें सूचना मिलने पर वजह गुलदार के शावक को इलाज के लिए रानीबाग ले जा रहे थे, जिसकी रामनगर में ही मौत हो गई थी। शिशुपाल रावत ने बताया कि गुलदार के शावक की किसी अज्ञात वाहन के टकराने से मौत हुई होगी और यह गुलदार की मादा शावक है, जिसकी उम्र 3 माह है। अब इस मादा शावक को पोस्टमार्टम के लिए खासमंडी चिकित्सालय में लाया गया है, जहां इस शावक का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। फिर उच्च अधिकारियों के समक्ष इसको जला दिया जाएगा। कल शाम 6:30 बजे के लगभग जो है हमारी टीम को सूचना मिली कि मंगलार प्राइमरी विद्यालय के पास सड़क पे एक गुलदार का शावक जो है घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। हमारी टीम जो है तुरंत मौके पे गई और घायल गुलदार को वहाँ से बरामद किया, जिसकी उम्र लगभग 2 से 3 माह थी और ये इलाज के लिए हम रानीबाग रेस्क्यू सेंटर ले जाना चाह रहे थे। जैसे ही रामनगर में पहुँचे तो गुलदार का शावक जो है उसकी डेथ हो गई। उसके बाद हम यहाँ पे लाए इसको हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब को दिखाया तो उन्होंने क्लियर बता दिया कि उसकी डेथ हो गई है। तो उसके बाद आज जो है इसका PM करवाया। देवभूमि मंथन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल AB स्टार न्यूज के साथ। नमस्कार।